बस यार, चलिए। आवाज कौन सा कर रहे हैं इनमें से? नहीं कर रहे, बंद कर दे यार। चलिए। लास्ट क्लास में यार बहुत कम बच्चे आए थे। ठीक है, कौन कौन नहीं आया था, रेज योर हैंड्स। आप सभी लोग नहीं आए थे। तो लेक्चर देखा आपने रिकॉर्डेड? क्या करवाया था? फेडरल सिस्टम तुमने देखा भाई? और आप लोगों ने देखा? नहीं देखा? आपने देखा? नहीं देखा? आए क्यों नहीं थे? लेक्चर देख लेते यार रिकॉर्डेड। ठीक है, देखो अगर क्लास मिस करो तो नहीं आ सकते ऑफलाइन, तो या तो ऑनलाइन देख लो और या फिर रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, अदरवाइज एक लेक्चर आप मिस करोगे और अगले लेक्चर से समझ आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और शुरुआत में तो खासकर, बाद में अगर लेक्चर मिस करोगे तो शायद आप कोप अप कर पाओगे। ठीक है, मिस किए बिना भी कुछ। लेकिन शुरुआत में तो यार हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जरूरी। ठीक है, उनको मिस करोगे तो आपका नुकसान होगा। डन। घर से आ रहे थे, बस में बैठे थे, तब भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते थे। ठीक है ना? तो अपने टाइम को भाई ठीक से मैनेज करो। ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, चलिए। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे यार यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। इसमें हमने लिखा था कुछ, मतलब हमने नोट डाउन कर लिया था।
मैंने डिक्टेट करवाया था। चलिए ठीक है। नाउ अब यार यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम इज जहाँ पे जो पावर होती है, पावर लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। ऑल्दो जिन कंट्री में यूनिटरी सिस्टम होता है वहां पे देर आर स्टेट्स, बट जो स्टेट्स होती हैं दे वर्क एज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ सेंटर। उन स्टेट्स को क्रिएट करने वाला कौन होता है? सेंटर। ठीक है जी। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए जो सेंटर है, सेंटर स्टेट्स को बनाता है। ठीक है। अब जो एक फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ फेडरल प्रिंसिपल विच मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एक ट्रू फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट्स होते हैं, कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता है। ठीक है। दोनों बेसिकली इक्वल होते हैं। फिर हमने बात की थी कि फेडरेशन बनता कैसे है। तो आइडियली कुछ स्मॉल स्टेट्स होती हैं जिनकी कंटिग्यूअस ज्योग्राफी होती है, जिनका फ्यूचर को लेके गोल्स और विजन जो होता है वो सेम होता है। वो डिसाइड करती हैं कि हम सभी आपस में मिलके अपने आप को एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो वो स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट करती हैं, एग्रीमेंट करके अपने आप को एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जब वो अपना एक सेंटर बनाती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं? डिवीजन करती हैं पावर्स का, कि कितनी पावर्स हमें अपने पास रखनी है और कितनी पावर्स हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमने अपनी फॉर्म की है उसको हमें देनी है। इस डिवीजन ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नाउ क्योंकि स्टेट्स के पास भी बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, तो स्टेट्स अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं, तो कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा डेट विल बी रिजिड, मतलब इसमें बदलाव करना मुश्किल होगा। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रेजेंट होगी। अगर कल को डिस्प्यूट हो सेंटर स्टेट्स के बीच में या विद इन द स्टेट्स, उसको रिजोल्व करने के लिए। और साथ के साथ यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है। ठीक है जी। अब जो यूनिटरी सिस्टम होता है, हाँ, फेडरल सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट चीज कि स्टेट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्टेट्स की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट विल रिमेन इंटैक्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्टेट को तोड़ दिया या दूसरी में जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है जी। फिर दूसरी बात यूनिटरी सिस्टम की। यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर सेंटर के पास है। सेंटर बेसिकली स्टेट्स, सेंट्रल जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स की फॉर्मेशन करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। सेंटर स्टेट्स को कभी भी रीऑर्गेनाइज कर सकता है जब भी वो चाहे। ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है रिटन या फिर अनरिटन। चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो हमेशा फ्लेक्सिबल होगा, बिकॉज स्टेट्स के पास एज सच पावर नहीं है, सारी पावर सेंटर के पास है। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की यहाँ पे कोई एज सच नीड नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी इन कंट्रीज में नहीं मिलती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है। ठीक है जी। नाउ फिर हमने बात की थी भारत की, कि भारत कैसा देश है, भारत फेडरेशन है या भारत यूनियन है। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आगे फिर से डिस्कस करेंगे इसको। इट सेज दैट इंडिया डेट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बेसिकली संविधान का पहला आर्टिकल हमें दो चीजें बताता है। सबसे पहले तो ये हमें बताता है नेम ऑफ आर कंट्री, कि हमारे देश का नाम क्या होगा। तो ये बेसिकली हमारे देश के दो नाम हमें बताता है, इंडिया और भारत। कि जब भी हम इंग्लिश में कंट्री के नाम को यूज करेंगे तो हम इंडिया यूज करेंगे, और जब भी हम हिंदी में अपने देश के नाम इस्तेमाल करेंगे तो हम भारत यूज करेंगे। ये बेसिकली क्लियर कट सी सिचुएशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दूसरा आर्टिकल 1 हमें बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है। अब आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब नेचर में आर्टिकल 1 यही डिटरमाइन कर रहा है कि वेदर इंडिया इज अ हैज अ यूनिटरी सिस्टम और इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम।
अब अगर हम लिटरली बात करें भारत की, तो भारत ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है, ना ही पूरी तरह से फेडरल है। हमारे यहाँ पे कुछ फीचर्स यूनिटरी सिस्टम के प्रेजेंट है और कुछ फीचर जो है वो फेडरल सिस्टम के प्रेजेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, यूनिटरी फीचर। ठीक है। हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल फीचर। हमारे यहाँ पे उसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स हैं इन शेड्यूल 7, जहाँ पे हम बोलते हैं 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इट इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर। हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी फीचर। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल फीचर। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यूनिटरी फीचर। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिटरी फीचर। इज दिस क्लियर? तो आगे जैसे जैसे पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, आप बेसिकली खुद आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे कि दिस इज फेडरल फीचर, दिस इज यूनिटरी फीचर। एक्चुअल में कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट को पावर प्रोवाइड करती है, डेट इज अ फेडरल फीचर। और कोई भी ऐसा फीचर जो सेंटर को ज्यादा पावरफुल बना रहा है, डेट इज अ यूनिटरी फीचर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देर इज अ गवर्नर इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स द गवर्नर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसा फीचर है, यूनिटरी या फेडरल? यूनिटरी। ऑब्वियसली भाई, स्टेट्स का जो नॉमिनल हेड है, इट इज अपॉइंटेड बाय सेंटर। कैसा फीचर हुआ, यूनिटरी। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। डन। अब कुछ लोगों ने बोला कि इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री। क्वाजी का मतलब होता है लिटिल, कि वैसे तो भारत यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है, बट यस, कुछ हमारे यहाँ पे बेसिकली फेडरेशन की भी लिटिल लिटिल जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं, दे आर प्रेजेंट। ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की बात आई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो या तो यू कैन राइट की यूनियन, यूनिटरी सिस्टम, या फिर फेडरल सिस्टम। तो इस चीज पे बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुई कि हमें आर्टिकल 1 में क्या लिखना चाहिए, वेदर इंडिया इज अ फेडरेशन और इंडिया हैज अ यूनिटरी सिस्टम। तो यहाँ पे मैनी पीपल प्रपोज कि वी शुड राइट यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी कैन ऑल्सो राइट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अब देखो यार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो तरह के लोग थे। एक ऐसे थे जो बेसिकली भारत की, वैसे तो सभी ही चाहते थे कि भारत इंटीग्रेटेड रहे, भारत यूनाइटेड रहे, लेकिन हाँ, कुछ लोग इसको स्ट्रांगली असर्ट करते थे, जो बात करते थे कि कंट्री फर्स्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बेसिकली रीजन्स की बात भी करते थे, कि भाई व्हाट अबाउट सेफ गार्ड ऑफ आर कल्चर। इज दिस क्लियर? और यदि आपको भारत की अलग अलग पॉकेट्स में कल्चर को सेफ गार्ड करना है, तो आपको स्टेट्स को पावर देनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो उनकी बेसिकली बहुत से लोगों की रीजनल एस्पिरेशंस थी। तो ऐसे जो लोग थे जिनकी रीजनल एस्पिरेशंस थी, देवर सेइंग कि प्लीज राइट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वाई? ताकि बेसिकली इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट स्टेट से उसकी पावर ना छीन सके। फॉर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वी शुड राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बट तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक जबरदस्त स्पीच दी। उन्होंने कहा कि देखिए, नो वन कैन डिनाई दैट इन इंडिया स्टेट्स आर पावरफुल। ठीक है। और स्टेट्स के पास बेसिकली पावर्स हैं। बट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1, वी आर नॉट गोइंग टू राइट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वी विल राइट यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। और इसके पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए कि वाई वी वुड प्रेफर यूनियन ऑफ स्टेट्स ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। पहला रीजन था कि देखिए, जो भारत की फेडरेशन है, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। इज दिस क्लियर? कि भाई फेडरेशन बनती है जब स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। भारत में तो बेसिकली कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ स्टेट्स के बीच में। ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है। सेकंड रीजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देते हैं कि जो आइडियल फेडरेशन होती है, वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिबल होती है। डिस्ट्रक्टिबल मीन्स कि कल को मान लो हम सब ने मिलके एक फेडरेशन बनाई, तो अगर ये फेडरेशन से बाहर जाना चाहते हैं तो इट इज अलाउड। सभी अपनी मर्जी से
फेडरल सिस्टम के अंदर आए, अगर कोई भी बाहर जाना चाहता है तो इट इज अलाउड। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट फेडरेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिबल, बट वो बोलते हैं कि इन केस ऑफ इंडिया नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम इंडियन यूनियन। किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है भारत से बाहर जाने का, भारत से सिसीड करने का। इसलिए वी वुड प्रेफर यूनियन ऑफ स्टेट्स। और तीसरी बात वो बोलते हैं कि जब हम लिख रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो दिस एक्सप्रेशन स्टेट इटसेल्फ इन आर्टिकल 1 सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट्स। ये बेसिकली एक फेडरल एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, फेडरल एलिमेंट को ही सिग्निफाई करता है। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? ये था बेसिकली आर्टिकल 1 का केस। अब आप देखिए कि कितने फोर साइटेड लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। ठीक है, कहीं ना कहीं दे न्यू कि हो सकता है इन फ्यूचर भारत में भी डिमांड्स हो कि हमें अलग से कंट्री चाहिए, वी वांट टू सिसीड फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया, सिसीड फ्रॉम दिस कंट्री। और ऐसा हुआ भी। नागालैंड वालों ने कहा ग्रेटर नागालैंड दो, असम वालों ने कहा कि हमें बोडोलैंड दो, पंजाब में खालिस्तान की डिमांड हुई। तो अलग अलग पॉकेट्स में बेसिकली देयर वाज डिमांड। इज दिस क्लियर? तो अगर यहाँ पे फेडरल ऑफ स्टेट्स लिखा होता तो उनकी जो डिमांड है उसकी मोरालिटी शायद और ज्यादा बढ़ जाती कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज अस अ फेडरेशन, तो फेडरेशन में तो कोई भी सिसीड कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, यूनियन में किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं है अलग होने। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? अब जब ये टॉपिक हमने शुरू किया था तब वी डिस्कस कि बेसिकली इफ दिस इज 100% फेडरेशन एंड दिस इज 100% यूनियन, तो कोई भी कंट्री यहाँ पे लाई नहीं करती है दोनों एक्सट्रीम्स पे। ठीक है, बिकॉज कुछ भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। ये हो सकता है कि कोई कंट्री ऐसी है विच इज वेरी क्लोज टू फेडरेशन, और कोई कंट्री ऐसी है विच इज वेरी क्लोज टू यूनियन। बिकॉज ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होगा कि स्टेट के पास कुछ भी पावर नहीं होगी, और ऐसा कहीं पे नहीं होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है वो एग्जैक्टली बराबर होगा। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली अगर हम बात करें फेडरेशन की तो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर यूनियन की बात करें तो यूके, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे वी आर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूनियन। इज दिस क्लियर? नाउ रीजंस व्हाई यूएस इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन। देखिए, जब यूएसए फेडरेशन बना, इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें डिवीजन ऑफ पावर किया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज प्रोविजन कि अगर कोई भी स्टेट अलग होना चाहती है तो वो अलग हो सकती है। बट फिर क्या होता है, यूएसए में एक सिविल वॉर होती है इन 1850s, और इस सिविल वॉर में जो यूएसए की सदर्न स्टेट्स होती हैं, इनमें से सम स्टेट्स डिमांडेड कि भाई हम तो कंट्री से अलग होना चाहते हैं। इज दिस क्लियर? तो किसी तरह से इस सिविल वॉर को बेसिकली खत्म किया गया। ठीक है, पीस को एस्टेब्लिश किया गया, इनके जो ग्रीवांसेस थे उनका रिड्रेसल किया गया। और जब ये सब हुआ तो उसके बाद यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। इट इज पॉपुलरली नोन एज 13th अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट से यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन ऑफ यूएसए। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली यूएसए में, ऑल्दो यूएसए इज अ फेडरेशन, बट दिस इज अ यूनिटरी फीचर कि नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन ऑफ यूएसए। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? पक्का? चलिए, ठीक है जी। अभी इन टॉपिक्स को यहीं पे ही होल्ड करते हैं। ठीक है, हमने तीन चीजें पढ़ी हैं: कंपैरिजन बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, एंड कंपैरिजन बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? शुरुआत में वी डिड डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली हमने
इन चीजों को पढ़ना शुरू किया। डन, क्लियर है जी? चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में, लेट अस स्टार्ट टुडे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, यहाँ पे वी विल डिस्कस कि किस तरह से बेसिकली भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट हुआ, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन है। फैक्चुअल सा टॉपिक है यार ये, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं ये डिमांड करनी शुरू की कि प्लीज डिसाइड व्हाट विल बी द फेट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप लोग बोल तो रहे हैं कि अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है, एंड वी आर कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग फॉर दिस, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। बट व्हाट अबाउट नेचर ऑफ आवर कंट्री आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिशर्स? जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले जाएंगे तब भारत कैसा होगा? ठीक है, तो इसी सब के बीच में बेसिकली एन आइडिया इमर्ज, द आइडिया ऑफ इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आइडिया ऑफ इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई हमें भी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, आज़ाद भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लेना चाहिए, जो बेसिकली फिर बताएगा कि हमारा भारत में पॉलिटी कैसी होगी। इज दिस क्लियर? नाउ, अब मेकिंग में सबसे पहले जो डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एक्चुअल में होने क्या लगा कि जब डिस्कशन होने लगी कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तब कुछ लोग ब्रिटिशर से डिमांड करने लगे कि भाई प्लीज अलाउ अस टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें एक सभा बनाने की परमिशन दो, जो सभा इंडिपेंडेंट भारत के लिए, आजाद भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली संरचना करे, एक कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करे। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहली डिमांड ऐसी जो हुई वो हुई 1934 में। 1934 में भारत के एक फ्रीडम फाइटर थे और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, जिनका नाम था M.N. रॉय। M.N. रॉय ने पहली बार बेसिकली ब्रिटिशर से डिमांड की कि प्लीज अलाउ अस टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट डिमांड। जब जहां पे ब्रिटिशर से बोला गया, ये आप साथ साथ लिखोगे, मैं डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, जहां पे ब्रिटिशर से बोला गया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इजाजत दीजिए, इंडिपेंडेंट भारत के लिए, आजाद भारत के लिए हमें एक संवैधानिक सभा बनाने की आप इजाजत दीजिए। इज दिस क्लियर? डिमांड को ऑब्वियसली नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ओनली इन 1935, 1935 में भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपकी हिस्ट्री हुई क्या यार? मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, स्टार्ट हुई है, कहाँ तक पहुंचे? 1857 के रेवोल्यूशन तक पहुंचे हो? इनिशियल ईयर ऑफ कांग्रेस, मतलब यू आर अवेयर अबाउट कांग्रेस ना? ठीक है, कब बनी कांग्रेस? 28 दिसंबर 1885। कितने मेंबर्स थे पहले? 72 बेसिकली मेंबर्स अटेंडेड इट फर्स्ट मीटिंग। कहाँ पे हुई थी पहली मीटिंग? है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। हु प्रिजाइडेड ओवर? भूपेश वोमेश चंद्र बनर्जी। बैनर्जी। ये तो पता होगा, ठीक है।
अब जो एम एन रॉय थे ना यार, इन्होंने भी भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ही वॉज द लीडर ऑफ सीपीआई। ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन ताशकंद। ताशकंद सुना है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान। ताशकंद इज इन उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान। ठीक है। उसकी कैपिटल है ताशकंद। तो एम एन रॉय इज क्रेडिटेड विद फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन ताशकंद इन 1920। भारत में क्यों नहीं बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? ठीक है। रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स वर कैपिटलिस्ट। ठीक है। कम्युनिज्म जो इमर्ज हुआ वो इमर्ज हुआ रशिया में। अब ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म भारत में आए। ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं रीजंस की वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसकी फॉर्मेशन हुई कहाँ पे? ताशकंद में। जब संदीपन सर यहाँ पे पहुंचेंगे तब उनसे पूछना, जब 1920s के अराउंड पहुंचेंगे। ठीक है। और 1925 में फिर इस कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सेशन भारत में भी होता है, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, आई थिंक। ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? तो सबसे पहली डिमांड की एम एन रॉय ने कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो आजाद भारत के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। ठीक है। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर से ऑफिशियली ये डिमांड किया, कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की आप परमिशन दीजिए जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा। इज दिस क्लियर नाउ? इसके बाद क्या होता है यार, 1938 में इसी कांग्रेस के एक लीडर होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि भाई जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा इट विल बी फ्रेम्ड विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा इट विल बी फ्रेम्ड विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम किसी आउटसाइडर को जगह नहीं देंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन होंगे? बेसिकली ब्रिटिशर्स, सॉरी इंडियंस, सॉरी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन होंगे? इंडियंस। ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? अब क्या होता है, इन 1940 ब्रिटिशर्स एक ऑफर लेके आते हैं जिसका नाम होता है ऑगस्ट ऑफर। ब्रिटिशर्स एक ऑफर लेके आते हैं जिसका नाम होता है अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर में बेसिकली ब्रिटिशर्स हमारी ये डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, ये पहला इंस्टेंस होता है जब ब्रिटिशर्स डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स कि यस यू कैन फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इज दिस क्लियर? तो ब्रिटिशर्स बेसिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो भारत होता है, भारत इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई, दिस अगस्त ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। नाउ व्हाट वर द रीजंस? देखो हम बेसिकली पिछले 6 साल से हम डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिशर से कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दीजिए, और ब्रिटिशर्स हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन नहीं दे रहे। सडनली 1940 में इन द मंथ ऑफ अगस्त वो एक प्रपोजल देते हैं भारत को, पॉलिटिकल पार्टीज को भारत की, कि यस आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं कि नहीं भाई, योर प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल।
इसके पीछे क्या रीजंस थे? सबसे पहला तो ब्रिटिशर्स अगस्त ऑफर क्यों लेके आए? ब्रिटिशर्स जो अगस्त ऑफर लेके आए, इसको लाने के पीछे ब्रिटिशर्स का वेस्टेड इंटरेस्ट था। वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे था कि 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को भारत की सपोर्ट की जरूरत थी। इज दिस क्लियर? बिकॉज जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर बड़े जबरदस्त एडवांसेस कर रहा था यूरोप में। ठीक है, हिटलर की टेक्निक थी ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग का मतलब था कि मैं इतनी तेजी से जाऊंगा कि बेसिकली एनिमी को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा और मैं कब्जा करता रहूंगा। विद इन अ डे और 2 days बेसिकली देयर वाज फॉल ऑफ पेरिस। बेल्जियम में पहुंचा पहले, फिर पेरिस में पहुंचा, बेसिकली हराता चला गया यूरोप की कंट्रीज को। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिशर्स वर इन नीड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और भारत की सपोर्ट कब मिलेगी? जब भारत की लीडरशिप कहेगी। बिकॉज 1939 तक हालांकि हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन यहाँ के लोग बेसिकली बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके थे, और यहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट था कि ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस और हमें इनको बाहर भगाना है। और जो हमारी लीडरशिप थी जैसे कांग्रेस और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, लोग बेसिकली इनकी डायरेक्शंस को फॉलो करते थे। इज दिस क्लियर? तो ब्रिटिशर्स को चाहिए थी सपोर्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड में, इसलिए दे कम विद अ ऑगस्ट ऑफर। बट व्हाई इंडिया रिजेक्टेड बेसिकली ऑगस्ट ऑफर? इसका रीजन था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमें दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, जबकि कांग्रेस जो थी और अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड थी कि वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली देयर वाज अ डिबेट बिटवीन डोमिनियन स्टेटस एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इज दिस क्लियर? ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। ठीक है, आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, हम आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे विद डोमिनियन स्टेटस। हमने कहा कि नहीं भाई, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस में डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई भी कंट्री, इफ देयर इज अ कंट्री ए एंड इफ कंट्री ए इज द डोमिनियन ऑफ कंट्री बी, तो यहाँ पे जो कंट्री बी है वो क्या करेगी? वो ए के बेसिकली इन 3 अफेयर्स को मैनेज करेगी अपनी मर्जी से। 3 अफेयर्स कौन कौन से? सबसे पहला डिफेंस। इज दिस क्लियर? सेकंड इज एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशंस। इज दिस क्लियर? बेसिकली ब्रिटिशर्स वर सेइंग कि वी विल मैनेज योर दीज 3 अफेयर्स। ठीक है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। हम कह रहे थे कि नहीं भाई, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इज दिस क्लियर? बिकॉज आप देखिए कि बहुत कंट्रीज अभी तक ब्रिटेन की डोमिनियन थी, तो उनके फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे दूसरी कंट्रीज के साथ? कौन डिसाइड करता था? ब्रिटेन। वो कितनी आर्मी मेंटेन करेंगे, कहाँ पे वॉर पे जाएंगे, क्या करेंगे, कौन डिसाइड करता था? ब्रिटेन। इज दिस क्लियर? तो भारत को भी वो डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, लेकिन हमने डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट किया, और इसलिए हमने ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इज दिस क्लियर? हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई। क्लियर है जी? नाउ अब क्या होता है यार, 1942 में फिर से ब्रिटिशर से एक प्रपोजल के साथ आते हैं। ब्रिटिशर से एक प्रपोजल के साथ आते हैं। इस प्रपोजल्स को बोला जाता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स एक इंसान का नाम है, स्टेफर्ड क्रिप्स।
स्टैफर्ड क्रिप्स बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भारत में एक प्रपोजल लेके आते हैं जिसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। मतलब इस बार क्रिप्स को भेजा जाता है, स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है भारत के लोगों को मनाने के लिए। ठीक है। क्रिप्स मिशन में फिर से बेसिकली ब्रिटिशर्स हमें बोलते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी बेसिकली इंडियंस जो हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। ठीक है। गांधी ने तो इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोला, बिकॉज देवर सेइंग कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी, ठीक है, आप असेंबली बना लेना। गांधी ने कहा कि नहीं भाई, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। बात समझ आई? एंड वो क्यों हमें दे रहे हैं बार बार प्रपोजल्स, क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे नीड आवर सपोर्ट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1942 तक तो ब्रिटिशर्स की हालत खराब थी, और यूएसए ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि भाई भारत की सपोर्ट जीतो तुम। ठीक है, भारत की सपोर्ट लो इफ यू वांट टू विन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसलिए बेसिकली हमारी सपोर्ट लेने के लिए वो हमें अलग अलग प्रपोजल्स, डील्स हमारे सामने लेके आ रहे थे। ठीक है। वैसे ये जितना सारा कुछ है ना यार, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, सभी टेक्निकलिटीज आप पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजंस थे। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन वाज आल्सो रिजेक्टेड। फाइनली 1946 में ब्रिटिशर्स एक और प्रपोजल लेके आते हैं भारत में, जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान में ये बेसिकली फिर से हमारे सामने ये ऑफर रखते हैं कि अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहें तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? फाइनली दिस कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कांग्रेस। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इस कैबिनेट मिशन प्लान में देयर वर 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स थे। पहले तो यही थे स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। थर्ड वॉज पैथिक लॉरेंस। ठीक है जी। स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस, ये 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के। क्लियर है जी यहाँ तक? पक्का? बेसिकली फैक्चुअल डाटा है सारा। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं क्या हुआ। नाउ फाइनली जो कैबिनेट मिशन प्लान था, CMP, कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। इज दिस क्लियर? नाउ इस प्लान के बेसिस पे जो भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
जो मेंबर्स थे देयर वर टोटल 389 मेंबर्स। ठीक है जी, कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स। और इन 389 मेंबर्स में से बेसिकली जो 296 मेंबर्स थे वो आते थे ब्रिटिश इंडियन स्टेट से। और जो 93 मेंबर्स थे, 93 मेंबर्स आते थे प्रिंसली स्टेट से। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसको लिख लेना, पहले सुनो, प्लीज सुनिए। एट द टाइम ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे, तब क्या था यार, जो भारत था, भारत में दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स एग्जिस्ट करती थी। भारत में दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स एग्जिस्ट करती थी। अभी देखो यार, भारत में देयर आर स्टेट्स, सभी स्टेट्स की जो पॉलिटी है इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। वही है ना सभी स्टेट्स में, कि असेंबली है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। कुछ स्टेट्स में हालांकि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बट फिर भी इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। लेकिन ब्रिटिशर्स के राज में भारत में बेसिकली दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स थी। कुछ स्टेट्स ऐसी थी भारत में जिनको बोला जाता था ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। क्या बोला जाता था? ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। और कुछ स्टेट्स भारत में ऐसी थी जिनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। अब दोनों में फर्क क्या था? दोनों में डिफरेंस था कि जो भी भारत में प्रिंसली स्टेट थी, वहां पे अभी भी एक इंडियन रूलर वॉज रूलिंग। एक भारतीय राजा, बेसिकली भारतीय प्रिंस जो था वो रूल कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल भोपाल, ये मध्य प्रदेश में है भोपाल, भोपाल वॉज अ प्रिंसली स्टेट। फॉर एग्जाम्पल त्रवनकोर, प्रेजेंट डे केरला, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जोधपुर, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जूनागढ़ इन गुजरात, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट। तो बेसिकली भारत में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पे कोई ना कोई भारतीय राजा अब भी राज कर रहा था। बट ये इंडियन रूलर बेसिकली किसको अपनी क्वीन मान के राज कर रहा था? ब्रिटिश क्वीन को। मतलब दिस इंडियन रूलर वॉज रूलिंग अंडर द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्वीन। पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्वीन। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? ये साल का जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा करके क्वीन को भेजता था, बाकी अपनी स्टेट के अफेयर्स को खुद मैनेज करता था। इज दिस क्लियर? दूसरी तरह की जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी देवर ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। यहां पे क्या था, जितनी भी ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, यहां पे देयर वाज डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल है ब्रिटिशर्स का, यहाँ पे देयर वाज डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। माने कैसे? इन सभी स्टेट्स को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले रखा था, अनेक्स कर रखा था। ठीक है। और इन सभी स्टेट्स में ब्रिटिशर्स ने अपना एक गवर्नर बिठाया हुआ था। इज दिस क्लियर? हर एक स्टेट में कौन था? एक गवर्नर। उस गवर्नर को कौन अपॉइंट करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। इज दिस क्लियर? और गवर्नर होता भी कौन था? ब्रिटिशर। और इस गवर्नर की बेसिकली दो काउंसिल्स हुआ करती थी। इस गवर्नर की दो काउंसिल्स हुआ करती थी। एक हुआ करती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी हुआ करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और ये दोनों जो काउंसिल्स थी यार, ये दोनों काउंसिल्स इस गवर्नर को असिस्ट करती थी। दे यूज टू असिस्ट द गवर्नर इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड रोल्स। इज दिस क्लियर? पहले सुन लो, पहले सुन लो।
ये दोनों काउंसिल गवर्नर को असिस्ट करती थी अपना रोल या ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। इज दिस क्लियर? अब ये जो सिस्टम था ना यार, इट इवोल्व, धीरे धीरे ये सिस्टम इवोल्व हुआ। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इनिशियली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो ये नहीं था कि हमें अंग्रेजों को बाहर भगाना है। पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात कर रहा हूं। आपने पढ़ा होगा 1857 तक कैसा स्ट्रगल हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। आर्म्ड स्ट्रगल, लड़ाइयां, अलग अलग रिवोल्ट्स। फाइनली 1857 में रिवोल्ट हुआ। लेकिन 1857 के बाद भारतीयों को समझ आया कि लड़ाई में अंग्रेजों को हराना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज दे आर हैविंग एडवांस्ड वेपनरी, सब कुछ इनके पास है, हमारे पास क्या है। तो हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, यही बात हुई। ठीक है। और बेसिकली उसके बाद ही पॉलिटिकल एसोसिएशंस भारत में बननी शुरू हुई। शुरुआत में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी देवर नैरो, उसकी जो मेंबरशिप थी इट वाज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उसका जो इंटरेस्ट था दैट वाज आल्सो लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फ्रॉम फॉर एग्जांपल, द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन के मेंबर कौन थे? जमींदार। और उसका इंटरेस्ट क्या था? टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ जमींदार फ्रॉम ब्रिटिशर्स। मतलब मेंबरशिप वाज आल्सो लिमिटेड एज वेल एज इंटरेस्ट वाज आल्सो लिमिटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्शन। यही हुआ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑर्गेनाइजेशन बनी, मद्रास महाजन सभा बनी। तो बेसिकली मेंबरशिप भी लिमिटेड थी और इंटरेस्ट भी लिमिटेड था। फिर एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इज दिस क्लियर? इनका जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सेक्शन को सर्व करना नहीं था, इंटरेस्ट था पूरे देश के लोगों को सर्व करना। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इनिशियली ये नहीं बोलती हैं ब्रिटिशर से कि आप देश छोड़ के भागिए। आपने पढ़ लिया होगा, इट वाज यूज्ड एज अ सेफ्टी बॉल, है ना। ए ओ ह्यूम को बेसिकली बहकाया गया कि भाई आप एक हमारे हमें पॉलिटिकल पार्टी बनाने की परमिशन दीजिए, हम सोशल काम करेंगे, हम पॉलिटिक्स में जाएंगे ही नहीं। लेकिन वो बात अलग है कि बेसिकली कांग्रेस ने बाद में पॉलिटिकल जो एजेंडा था उसको बड़े जबरदस्त तरीके से परस्यू किया। इसलिए अंग्रेजों ने तो कांग्रेसियों को बोला भी कि दे आर डिसलॉयल बाबूज। बोला ना, ब्रिटिशर्स ने ऐसे टैक्स दिए ना कांग्रेस के लीडर्स को कि दीज आर डिसलॉयल बाबूज। हमें बोलते थे हम ये करेंगे, लॉयलिटी है नहीं, अब देखो क्या कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? कईयों ने बोला सेडिशियस ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण है जो सेडिशन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये सब बातें हुई। अब जब कांग्रेस ने पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू किया तो उन्होंने क्या डिमांड की? उन्होंने डिमांड की कि ये जो सरकार है ना भारत में, ये जो गवर्नर है, ये जो सरकार है, इसमें बेसिकली इंडियंस को भी इंक्लूड कीजिए, एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू दिस गवर्नमेंट। इस तरह से हमारा पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वो फेजेस में चला। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट हर कुछ साल के बाद एक लॉ लेके आता था भारत में गवर्नेंस के लिए, कि भारत में कैसे गवर्नेंस बेसिकली चलेगी। और उस लॉ में भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन को इस सरकार में बढ़ाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे। फिर एक लॉ आया, उसने कहा कि कुछ इंडियंस को भी अपॉइंट किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं, एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री, तब का मंत्री, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो कुछ राजा रूजा बनारस का था, दो तीन लोगों को अपॉइंट किया। ठीक है। फिर लो आया, फिर उसने कहा कि इंडियंस पहले तीन होते थे जी, अब 10 कर देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर लो आया कि भाई इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देते हैं। फिर लो आया कि भाई इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मेजोरिटी दे देते हैं काउंसिल में। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली इस तरह से जो पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था उसमें कांग्रेस डिमांड कर रही थी ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ठीक है। किनकी? इंडियंस की। और अलग अलग टाइम पीरियड पे जो लॉज आ रहे थे उसमें हमारी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही थी। फॉर एग्जांपल 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आया, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। उस लॉ में पहली बार ये बोला गया कि ये गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन भी प्रेजेंट होगा। एंट्री हुई इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फिर 10 साल के बाद
अंग्रेज एक लॉ लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसमें बोला गया कि 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारत के होंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जैसे ये स्टेट्स ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स है, ऐसे ही पूरे भारत का जो गवर्नर हुआ करता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। ठीक है, और गवर्नर जनरल की भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, तो पूरे भारत में भी स्टेट्स में भी, तो इस तरह से भारतीयों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज किया जा रहा था। इज दिस क्लियर? तो इस टाइम पीरियड तक, 1946 तक, 1946 तक क्या था कि ये जो गवर्नर था, गवर्नर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में देयर वर मेनी इंडियंस ऑल्सो। इज दिस क्लियर? इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में देयर वर मेनी इंडियन ऑल्सो विच वर प्रेजेंट। बस मैं आपको ये बताना चाहता था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पे रूलर रूल कर रहे थे अंडर द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्वीन, और ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी जहां पे गवर्नर बैठा था। गवर्नर की 2 काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर की, उसके मेंबर बेसिकली इंडियंस भी थे। और कोई कैसे बनता था मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का? बाय द वे ऑफ इलेक्शंस। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? इलेक्शंस, और इलेक्शंस कैसे? बाय सिस्टम ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि तब के समय में हर एक भारतीय को वोट करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ 10 से 12% लोगों को वोट करने का अधिकार था, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे एजुकेशनल क्राइटेरिया, वेल्थ, जो इतना पढ़ा लिखा है वो वोट कर सकता था, जिसके पास इतनी वेल्थ से ज्यादा वेल्थ है वो वोट कर सकता था। इज दिस क्लियर? तो जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, वहां पे जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके मेंबर्स इंडियंस भी थे, जो बेसिकली इंडियंस के द्वारा ही इलेक्ट किए गए थे, 10 से 12% लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। दिस वॉज द सिचुएशन। इज दिस क्लियर? यहां तक बात समझ आई? पक्का? नाउ, अब जो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर वर 389 मेंबर्स। अब ये पूछा गया कि ये 389 मेंबर्स आएंगे कहां से? तो बेसिकली पूरे भारत को सीट्स डिवाइड की गई, और तब यहां से ये रिजल्ट निकला कि 296 मेंबर्स आएंगे ब्रिटिश इंडियन स्टेट से, और 93 मेंबर्स कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से। इज दिस क्लियर? अब जो 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से आएंगे, वो कैसे आएंगे? दीज 93 मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस, नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। इज दिस क्लियर? और जो 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडियन स्टेट से आएंगे, ध्यान से सुनो इसको, ये कैसे आएंगे? दे विल बी इलेक्टेड बाय, दे विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, कौन से? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। They will be elected by the members of legislative councils. Is this clear? बात समझ आई? और ये जो 389 सीट्स थी, ठीक है, ये पूरे भारत में बांटी कैसे गई थी? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पहले सुन लो यार, लिख लेना, समझ लो, लिखा तो लक्ष्मीकांत की किताब में भी हुआ है, खरीद ली होगी आप सबने। ये बांटी कैसे गई थी? ये बांटी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। रफली, roughly 1 seat was allocated to 1 million population। एक सीट एलोकेट की गई थी 1 मिलियन पॉपुलेशन को। मतलब उन एरियाज की जहां की पॉपुलेशन मिलके 1 मिलियन हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, वहां से एक सीट बेसिकली एलोकेट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दीज आर प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पे मान लो ये 4 प्रिंसली स्टेट्स हैं। डन। चारों प्रिंसली स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो मिला के हो गई 10 लाख। तो इन 4 प्रिंसली स्टेट्स में से एक मेंबर आएगा। इज दिस क्लियर?
भारत में इस समय देयर वाज 565 प्रिंसली स्टेट्स। मेंबर्स कितने आने हैं? 93। तो अब मान लो चार की पॉपुलेशन मिला के हुई 10 लाख, तो चार में से एक मेंबर जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब ये लोग मिलके नॉमिनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये चारों प्रिंस है, चारों प्रिंसली स्टेट्स के, ये मिलके डिसाइड करेंगे कि हम किसको नॉमिनेट, मतलब डायरेक्टली उठा के एक को भेज दिया। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? मान लो ये ब्रिटिश इंडियन स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन है 3 मिलियन, तो यहां से कितने मेंबर्स जाएंगे? 3 मेंबर। और ये 3 मेंबर कैसे जाएंगे? इस ब्रिटिश इंडियन स्टेट में जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें जो इंडियंस प्रेजेंट हैं, दीज इंडियंस विल इलेक्ट। ये बेसिकली इलेक्शन के थ्रू 3 लोगों को चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे। इज दिस क्लियर? तो पहली बात तो ये थी कि एक सीट एलोकेट की गई थी टू रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख लोगों को एक सीट। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर वाज कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑल्सो। ठीक है। तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज के बीच में सीट्स को डिवाइड किया गया था। ठीक है। तीन कम्युनिटीज कौन सी थी? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। जनरल में हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी सभी आ गए। इज दिस क्लियर? और इनके बीच में सीट्स का डिवीजन कैसे किया गया था? इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन। इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन। इज दिस क्लियर? मान लो पूरे भारत में 20% मुस्लिम्स है, तो इसका 20% सीट्स आर रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। अगर पूरे भारत में 5% सिख्स हैं, तो इसका 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर सिख्स, और बाकी की सीट्स आर रिजर्व फॉर जन। इज दिस क्लियर? यहां तक बात समझ आई? नोट कर लो। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिश क्वीन ने एक प्रोमिस किया था ना भारत के लोगों के साथ। क्या प्रोमिस किया था? एग्जैक्टली, कि नो फर्दर अनेक्सेशन। वही रीजन था कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स बैठे थे। ये तो बोला था कि नो फर्दर अनेक्सेशन, अब भारत में और ज्यादा हम अनेक्स नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन ये भी बोला था कि भाई जितने भी प्रिंसेस हैं उनको पैरामाउंटेंसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ब्रिटिश क्वीन की। तो जितने भी प्रिंसेस थे, उन्होंने क्वीन के साथ एग्रीमेंट साइन किया, एंड एग्रीमेंट वो साइंड टू एक्सेप्ट द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्वीन, that we are ruling under the paramountcy of British Queen. Done? Please note it down.
लिख लिया? डन? पक्का? ना? अब देखो यार, शुरुआत में तो प्रिंसेस ने नॉमिनेट ही नहीं किया अपनी प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वाई? क्योंकि प्रिंस बोल रहे थे कि भाई हम क्यों भारत का पार्ट बनेंगे, हम तो एक अलग से स्टेट थे ना, हमने अलग से एग्रीमेंट साइन किया क्वीन के साथ। तो जब आज़ादी मिलेगी तो हमें भी आज़ादी मिलेगी। तो शुरुआत में तो बहुत सारे प्रिंसेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स नहीं भेजे। ठीक है। और जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, यहाँ पे बेसिकली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 1946 जो इलेक्शंस थे, इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया। इलेक्शंस वर कंडक्टेड। इज दिस क्लियर? और फाइनली ब्रिटिश इंडियन स्टेट से जो मेंबर्स थे, मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? और इन इलेक्शंस को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने कंटेस्ट किया। जैसे कांग्रेस यहाँ पे 208 के अराउंड सीट्स जीती। मुस्लिम लीग ने, ठीक है, ये भी कुछ सीट्स जीते। कुछ इंडिपेंडेंट्स थे, उन्होंने भी सीट्स जीती। तो अलग अलग कौन बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्शंस को कंटेस्ट किया गया, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सीट्स यहाँ पे जीती। सबसे ज्यादा सीट्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इज दिस क्लियर? इस सब प्रकरण के बाद बेसिकली शुरू होती है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग। ठीक है जी। इस सब के बाद इलेक्शंस हुए, जब मेंबर्स बेसिकली बन गए, तो शुरू किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना। इज दिस क्लियर? अब जो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट वाज हेल्ड ऑन 9th ऑफ दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9th ऑफ दिसंबर 1946। इज दिस क्लियर? अब पहली मीटिंग में क्या हुआ? पहली मीटिंग में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने एक इंटरिम प्रेसिडेंट को चुना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने एक इंटरिम प्रेसिडेंट को चुना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट बने। देखो यार, सीधी सी बात है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो लोग एक जगह इकट्ठे हुए अपना काम करने के लिए। पर्पस क्या है? पर्पस इज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो भाई कोई ना कोई तो प्रिजाइड करेगा ना उनकी मीटिंग को। अभी एज अ ग्रुप डिसाइडेड कि हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, कि चलो चाय सुट्टा बार पे मिलेंगे। जब चाय सुट्टा बार पे मिलेंगे, तो कोई ना कोई तो प्रिजाइड करेगा ना मीटिंग को। ऐसे अगर सभी बोलने लगेंगे, फिर तो किसी की बात किसी को सुनाई नहीं देगी। इज दिस क्लियर? तो चाय सुट्टा बार पे जब हम मिले, तो एक बंदे ने कहा कि पहले ऐसा करते हैं यार, अपना प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। इज दिस क्लियर? तो फिर दूसरे ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट चुनेंगे तो हमें इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे आपस में। हम जब जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पूरा काम डेमोक्रेटिक मैनर में करना है, तो इलेक्शंस, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा? हम इलेक्शंस करवा लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि इलेक्शंस कराने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए। तो वन पर्सन गेव अ सजेशन कि तब तक एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसी को बना देते हैं। टेम्परेरी किसको? भाई साहब, आप सबसे बड़े हो हम में, ठीक है, आपकी उम्र, आपकी सीनियोरिटी सबसे ज्यादा है, आप इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाओ जब तक परमानेंट प्रेसिडेंट हमें नहीं मिलता। ऐसा ही होता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? अपना इंटरिम प्रेसिडेंट चुना। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। वाई? बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट मेंबर, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली। ठीक है, और ये प्रैक्टिस कहाँ की थी? इट वॉज अ फ्रेंच प्रैक्टिस। मतलब फ्रांस में ऐसा होता है यार कि फ्रांस में जब भी बेसिकली पार्लियामेंट बनता था तो वो अपना एक इंटरिम प्रेसिडेंट चुनते थे जब तक परमानेंट नहीं मिलता। भारत में भी ऐसा होता है, स्पीकर प्रोटम होता है, आगे इसको रिलेट भी करेंगे। इज दिस क्लियर नाउ? तो पहली मीटिंग में बेसिकली दो काम हुए, पहला तो इंटरिम प्रेसिडेंट चुना और दूसरा डेट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाज फिक्स्ड। इज दिस क्लियर? Date for the post of election for the date of election for the post of president and vice president was fixed. Is this clear? और ये डेट कौन सी थी? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकंड मीटिंग हुई, द डेट वाज 11th of December 1946। इज दिस क्लियर? एक दिन का टाइम देने के बाद 10 की छुट्टी, 11 दिसंबर को बेसिकली जो इलेक्शंस थे वो कंडक्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन इलेक्शंस में हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट्स वर ऑल्सो इलेक्टेड। क्या नाम थे इनके? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी नहीं थे। कौन थे? दो ही थे। ठीक है, एच सी मुखर्जी थे। वन वो एच सी मुखर्जी और दूसरे थे वी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, दो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामाचारी। डन? ये बेसिकली क्लियर था? क्लियर है सूरी? ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं। पेपर में सवाल आता है, आया है एक दो स्टेट में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी भारत की वो कैसी थी? ऑप्शन इज इलेक्टेड बॉडी, सेकंड ऑप्शन इज नॉमिनेटेड बॉडी, थर्ड इज पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेटेड। है ना? सब मेंबर्स वर इलेक्टेड जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड सब मेंबर्स वर नॉमिनेटेड जो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गुड। नाउ अब देखो यार, दो मीटिंग्स हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बेसिकली चुन चुका है। मतलब ही विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट का मतलब है कि अब जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एब्सेंट है तो वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। इज दिस क्लियर? अब हम लोग मिले चाय सुट्टा बार पे, हमने अपना एक इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया कि तुम सबसे बड़े हो भाई, आप बन जाओ। अगली बार जब मिले तो आपने इलेक्शंस करवाया, हमने इनको प्रेसिडेंट चुन लिया, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया। डन? अब इसके बाद व्हाट विल वी डू? इसके बाद हम क्या करेंगे? मान लो हमें एक किताब ही लिखनी है, हमें एक किताब लिखनी है, इसके बाद व्हाट विल वी डू? बताओ। प्लान करेंगे। प्लान कैसे करेंगे? मीटिंग्स करेंगे, लेकिन मतलब हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा? हम मिले ना सभी,
हम किस लिए मिल रहे हैं? हमने एक किताब लिखनी है, अपने अपने आइडियाज व्यूज देंगे, सही बात है। और उन आइडियाज को मतलब जो कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे उनकी तो डिबेट वगैरह भी डिबेट डिस्कशन भी होंगे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज पे, ठीक है। और हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो यार वी विल डिसाइड ना कि हमें कैसी किताब बनानी है भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने प्रेसिडेंट चुन लिया इनको, सबसे पहले यू विल डिसाइड कि जो हमने किताब बनानी है उसका नेचर कैसा होगा। हमने फिक्शनल किताब लिखनी है, हमें किसी करंट इशू पे किताब लिखनी है, हमें किसी रोमांटिक इशू पे किताब लिखनी है। बेसिकली हमने लिखना क्या है किताब में? इज दिस क्लियर कि अगर कोई हमारी किताब पढ़ेगा तो हमारी किताब उसकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगी, कि व्हाट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या बनाना चाहते हैं। इज दिस क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ध्यान से सुनो, सबसे पहले बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स वर आइडेंटिफाइड, कि बेसिकली हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, हमें किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। इज दिस क्लियर? काम सभी करेंगे, हम सभी अपना इनपुट देंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, लेकिन जब भाई साहब आप सभी इनपुट दोगे ना, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जिनको आपने ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम क्या करेंगे? मान लो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि भाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत तगड़ी एक समस्या है अभी दुनिया में, तो हमें एक किताब बनानी है बेसिकली जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को, ईच एंड एवरीथिंग उसमें उससे रिलेटेड होगा, कोजेस को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या आगे क्या करेंगे? एफिशिएंटली काम करने के लिए क्या करेंगे? आपको नहीं लगता जब जब आपको नहीं लगता कि जब हमारी किताब का ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि हमें इन्वायरमेंटल इशू पे किताब लिखनी है, हम देखेंगे कि व्हाट आर द कोजेज, सबसे पहले तो व्हाट आर इन्वायरमेंटल इश्यूज, फिर उनके कोजेज क्या है, फिर इनसे क्या क्या चैलेंजेस पोज हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग एरियाज में क्या क्या रिस्क हैं एसोसिएटेड, वल्नरेबिलिटी लोगों की कितनी है। उसके बाद व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हम, ये हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए ना, आपको नहीं लगता कि हमें अब काम डिवाइड करना चाहिए? कि हम क्या करते हैं, हम टीम्स बना लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सारी चलो पहले कोशिश देखते हैं, सभी चलो कोशिश ढूंढो। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डिवीजन करेंगे काम का, वी विल मेक सम टीम्स। हम अपने आप को कमेटीज में कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे कि भाई तुम 4 मेंबर्स की कमेटी है, तुम एक बेसिकली ड्राफ्ट प्रिपेयर करके लाओगे कि व्हाट आर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। फिर हमने कहा कि आप 4 लोगों की कमेटी है, आप बेसिकली ये कंटेंट देखो कि व्हाट आर दी कॉजेस। फिर हमने कहा कि आप 4 लोग देखेंगे कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। फिर मैंने कहा कि आप 4 लोग देखेंगे कि भाई हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो इस तरह से वी विल डिवाइड द वर्क। ये बेटर ऑप्शन है ना। अब तुम्हारा काम है भाई ये स्टडी करना कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज या फिर व्हाट इज इन्वायरमेंटल डैमेज एंड ऑल, हाउ विल यू परस्यू योर वर्क। आप क्या करोगे ये करने के लिए? आप भी बता दो। आपका काम है कोशिश आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कोशिश, क्या करोगे? स्टडीज करेंगे, यू विल गैदर द इंफॉर्मेशन। भाई यू विल गैदर इंफॉर्मेशन ना, हो सकता है कि आप किन्हीं और किताबों का रेफरेंस लें, हो सकता है आप इंटरनेट का रेफरेंस लें। इज दिस क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सेम मेथड को फॉलो किया गया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अलग अलग कमेटीज में डिवाइड किया गया। देयर वर 8 मेजर कमेटीज एंड देयर वर सम माइनर कमेटीज ऑल्सो। उन मेजर कमेटीज को अलग अलग टास्क दिया गया कि भाई आप बेसिकली एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे ऑन द पावर्स ऑफ यूनियन, कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे सरकार होगी उसकी क्या पावर्स होंगी। आप बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या देने हैं लोगों को।
आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्राइबल्स के क्या राइट्स होंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेट्स की क्या पावर होंगी, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशंस क्या होंगे। अब बेसिकली इन कमिटीज ने जो जो इनको सब्जेक्ट मैटर मिला था उस पे काम करना शुरू किया। इज दिस क्लियर? और हर एक कमेटी ने अपना एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर किया? मान लो फंडामेंटल राइट्स, उनका काम है लोगों के फंडामेंटल राइट्स देखना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया कि यार यूएसए ने कौन से फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, फ्रांस ने कौन से दे रखे हैं। इज दिस क्लियर? दे टुक एन इंस्पिरेशन एंड आइडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बेसिकली उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी कि भाई यूएसए ने ये राइट्स दे रखे हैं, इस राइट की शायद भारत में जरूरत नहीं है, क्योंकि यार भारत की सोसाइटी में ये समस्या ही नहीं है, भारत की सोसाइटी में ये समस्या है, ये जरूरत है, इसलिए हमें ये राइट देना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली अलग अलग कमिटीज ने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने बेसिकली इनको जो सब्जेक्ट मैटर मिला था उस पे एक ड्राफ्ट बनाया। इज दिस क्लियर? अब जब सभी कमिटीज ने अपना अपना ड्राफ्ट बना लिया, तो एक मेजर कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में देयर वर 7 मेंबर्स, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बेसिकली जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डन। अब सारी कमेटीज बेसिकली अपना अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करके किसको देती थी? ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती थी, अरे मैं लिखूंगा ये सारा अभी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती थी? ड्राफ्टिंग कमेटी सभी ड्राफ्ट्स को इकट्ठा करके एक फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने का काम करती थी। बस बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, या और कुछ भी करने हैं? अरे अभी तो इस फाइनल ड्राफ्ट पे डिबेट और डिस्कशन भी तो होगी। वाई? बिकॉज इनका ड्राफ्ट है कि यूनियन की पावर्स क्या होंगी, उनका ड्राफ्ट है फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, इनका ड्राफ्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होंगे, उनका ड्राफ्ट है स्टेट की पावर क्या होंगी। अब इनको पता है यूनियन की पावर्स कैसी हैं? क्या इनको फंडामेंटल राइट्स और सब चीजों का पता है? नहीं। इज दिस क्लियर? हर एक कमेटी को अपने सब्जेक्ट मैटर का पता है ना हमने क्या लिखा है, और उन्होंने आपस में डिस्कशन करके उसको बेसिकली बनाया है। तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी जब फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी, तो इस ड्राफ्ट को पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाएगा, और अब इस ड्राफ्ट के एक एक प्रोविजन को डिस्कस किया जाएगा। यही होगा। अब मान लो वाइल डिस्कसिंग द प्रोविजंस, हर एक प्रोविजन को पास किया जाएगा। मान लो पहला प्रोविजन ही पढ़ लिया, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस पे डिस्कशन हुई। ठीक है, शी सेड कि भाई वाई नॉट हिंदुस्तान, दे सेड कि सिर्फ इंडिया नाम होना चाहिए, दे सेड कि भारत भी होना चाहिए, शी सेड हिंदुस्तान होना चाहिए। डिबेट डिस्कशन हुई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग हुई ऑन एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड कि दो रख लेते हैं। फिर हुआ नेचर ऑफ पॉलिटी, दे सेड कि फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखो भाई, दे सेड यूनियन ऑफ स्टेट लिखो। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खड़े हुए कि यूनियन इज बेटर ड्यू टू दीज रीजन। फिर वोटिंग कराई गई, उसको पास कराया गया। तो इस तरह से बेसिकली हर एक प्रोविजन पे डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, वोटिंग करके उसको पास कराया गया। यदि किसी प्रोविजन में किसी को दिक्कत थी तो कोई मेंबर अमेंडमेंट भी मूव कर सकता था। लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये खड़ा हुआ, इसने कहा कि आई एम मूविंग अमेंडमेंट, इसको बदलो, इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब इस पे डिस्कशन होगी, फिर वोटिंग कराई जाएगी कि फेडरेशन लिखे या यूनियन लिखे। आखिरी में जो मेंबर डिसाइड करेंगे वो होगा। इज दिस क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अराउंड 2400 कुछ अमेंडमेंट्स मूव की गई थी। इतने सेक्शंस नहीं है जितनी अमेंडमेंट्स मूव की गई थी। इज दिस क्लियर? और उसमें से अराउंड 1500 अमेंडमेंट्स को माना भी गया था, छोटी मोटी जो चेंजेस थे। इज दिस क्लियर? तो ऐसे आपने क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया।
क्लोज बाय क्लोज डिस्कस करने के बाद बेसिकली आपने उस पूरे ड्राफ्ट पे अब फाइनल वोटिंग कराई कि भाई बताओ अब इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट ड्राफ्ट वाज रिजेक्टेड। जो पहला फाइनल ड्राफ्ट बना वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई इसमें बहुत कमियां हैं, आपने अपने ड्राफ्ट सही करके लाओ। फिर सेकंड ड्राफ्ट बना, इट वाज आल्सो रिजेक्टेड, वो भी संविधान नहीं बन पाया। फिर फाइनली जो तीसरा ड्राफ्ट बना, इट वाज एक्सेप्टेड एंड इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, ये मैंने आपको बेसिकली एक आइडिया दे दिया कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग रही। बट इन डिटेल इसमें बहुत चेंजेस भी आए। ठीक है, इन डिटेल वी विल स्टडी नाउ। ठीक है, इट इज अ बेसिक आइडिया। पहली बात तो जो पहली मीटिंग हुई, इस मीटिंग को अटेंड कितने लोगों ने किया? 211 लोगों ने। मेंबर्स कितने थे? 389। 211 ने क्यों किया? इसके दो रीजन थे। पहला तो जो आपके प्रिंसेस थे उन्होंने नॉमिनेट नहीं किए मेंबर्स। दूसरा, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपने मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने में नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि तब तक ये बेसिकली राग अलाप रहे थे कि वी वांट अ सेपरेट कंट्री, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो पहली मीटिंग वाज अटेंडेड ओनली बाय 211 मेंबर्स। इज दिस क्लियर? तो पहली दो मीटिंग्स में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम तो नहीं किया। इज दिस क्लियर? अब जो थर्ड मीटिंग होगी, थर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13th ऑफ दिसंबर 1946। इज दिस क्लियर? और इस मीटिंग में फॉर्मली काम शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। इसलिए बोलते हैं कि पहला सेशन कब हुआ? सेशन मतलब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेंगे। तो पहला सेशन कब शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 13 दिसंबर 1946 को। अगर पेपर में आए पहली मीटिंग 9 दिसंबर को ही, पहला सेशन कब शुरू हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। और इस पहले सेशन में क्या किया गया? जवाहरलाल नेहरू, अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एक रेजोल्यूशन लेके आए जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होंगे। इज दिस क्लियर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स वर रिटन कि किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। इट वाज डिबेटेड एंड डिस्कस्ड एंड फाइनली इट वाज पास। ठीक है जी, तो कल हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एचएएस मेंस का सवाल है, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 4 मार्कर में मेंस में आ चुका है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ बताना था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। इट हैड फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इट हैड बेसिकली, इट वाज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स that has to be kept in mind while framing the constitution. The objectives were, 4-5 objectives लिखते डेट से। इज दिस क्लियर? तो कल वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है जी, डन। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ लो। कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ लो। एमएलसी, हाँ जरूरत पड़ेंगे आगे। ठीक है, वी विल स्टडी कि सेकेंडरी हाउस की क्या जरूरत है स्टेट्स में, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, कोई किसी को भी कर सकते थे, वो अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकते थे, किसी बाहर वाले को भी कर सकते थे। और बताइए, जो आपके दोस्त बंधु हैं जो क्लास नहीं लगा रहे, ठीक है, उनको बोलो भाई अगर सीरियसली तैयारी करनी है तो क्लास लगा लो। ठीक है, बात समझ आई? अल्टीमेटली नुकसान अपना करेंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है, बात समझ आई। कल के HAS का एग्जाम हुआ, ठीक है, देख लिया होगा पेपर कैसा आया, बड़ा अनकन्वेंशनल, बड़ा फैक्चुअल पेपर। ठीक है, फिर भी आई कैन से कि पॉलिटी ऐसी थी जो थोड़ी बहुत इज्जत बचा सकती थी, 10 सवाल थे। ठीक है, और इजीली अटेम्प्टेबल थे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने क्लासेस की हैं। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, और ये क्लासेस HAS बनने के लिए नहीं, एक अवेयरनेस लाने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड आ रखा है अभी, वर्किंग इन हरियाणा गवर्नमेंट एज ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। अभी हफ्ते के बाद उसका इंटरव्यू है, एच सी एस मेंस क्लियर हुआ, फिर से HAS का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू दे रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मिल जाए, SDM मिल जाए। ऑब्वियसली SDM के पास ज़्यादा पावर्स हैं भाई, ज़्यादा रुतबा है। ठीक है, तो जब उसका लास्ट टाइम HCS का इंटरव्यू था, लास्ट ईयर ओनली, तभी मेरे पास आया था इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। एंड वी कंडक्टेड 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज, और हाँ, मिलके हमने तैयारी की थी। तो अभी भी मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, तो अभी ही इज वर्किंग एज BDO। तो मुझे बातें सुना रहा था वो, कहता जनता दरबार होता है, और बड़ी फनी सी चीज़ है। ठीक है, कि जनता दरबार होता है भाई, आजकल इलेक्शन है तो MP MLA जनता दरबार लगा रहे हैं। कहता है यार, अब एक गांव में दरबार होता है, लोग खुश होते हैं। कहता है लेकिन एक दिन में 5 गांव में जनता दरबार लगता है, मैं पांचों जगह जाता हूँ, अकम्पनी करता हूँ उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे MP है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे MLA है। कहते हैं यार, हर कुछ स्क्रिप्टेड होता है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। वो जो स्पीच दे रहे हैं 5 गांव में, वो सेम है। और कहता मुझे हंसी आती है कि भाई, क्योंकि कहता मुझे पता होता है कि अब ये खत्म होने वाली है, क्योंकि आखिरी गांव में भी यहीं पे ही खत्म हुई थी। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली बोलता कि इतनी मुश्किल से हमें हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है स्टेज पे। उसका रीजन है, ही नेम्ड अ MP, कि भाई वो MP आए, उन्होंने गांव में बोला कि ओपोजिशन बोलती है कि हम पोर्टल की सरकार है, हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप देखो पोर्टल से कितना फायदा हुआ। 2014 में जब यहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो आपके गांव में 200 परिवारों के BPL के कार्ड बने हुए थे। लेकिन जब से हमने इस सुविधा को ऑनलाइन किया, तो आज 2023 में आपके गांव में 410 BPL परिवारों के पास BPL के कार्ड है। और कहता पीछे से नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय। ठीक है, तो मतलब आप देखो कि कितनी इलिटरेट या फिर कितनी अनअवेयर पॉपुलेशन है, कि पहले 200 BPL के, 200 परिवारों के बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड थे। अरे भाई साहब, आस्क हिम अ क्वेश्चन कि भाई साहब ये गरीबी बढ़ी कैसे? लेकिन वो फ्रीबीज की आदत है ना, BPL का कार्ड बनेगा तो अनाज सब। बोलता है यार, मेरी हंसी नहीं रुकी जब मैं पहले दिन गया, और मुझे डर लगे कि अगर मैं हंसा, भाई साहब डिप्टी कमिश्नर भी बैठे, सब बैठे हैं, दे विल से कि क्या कर रहे थे स्टेज पे। ठीक है, तो कहता है कि मतलब दिस इज द सिस्टम, कि तब 200 लोग परिवारों के पास BPL कार्ड था, आज 410 परिवारों के पास BPL कार्ड है। और कहता है एकदम से नारे लगते हैं नीचे से, भारत माता की जय, पार्टी जिंदाबाद, MLA साहब जिंदाबाद। ये तो दिस इज द केस। ठीक है, फिर बोलता हर गांव में एक इंसान होता है जिसकी पेंशन नहीं बनी होती, फिर उसका नाम सतपाल या कुछ भी होता है। फिर वो बोलते हैं कि किसकी पेंशन अभी बनी है, सतपाल हाथ खड़ा करते हैं, सतपाल पूरी तारीफ करते हैं सरकार की कि पोर्टल की वजह से पेंशन बनी है वो। कहता अब समस्या ये है कि इस सतपाल को ढूंढने का और इसको स्क्रिप्ट करने का काम मुझे दिया जाता है, कि मुझे गांव में एक सतपाल ढूंढना है, और मुझे उसको बोलना है कि तूने ऐसा ऐसा, उसको पूरा तैयार मेरे द्वारा किया जाता है। बेसिकली दिस इज द केस। ठीक है, तो तैयारी करके कम से कम अवेयरनेस तो आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बात समझ आई? तो वही साथियों को बोल दो कि लेक्चर वेक्चर जो है, अगर तैयारी करनी है तो लगा लो, अदरवाइज इट्स मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। ठीक है जी, डन। चलिए, थैंक यू।